नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में श्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले कितने OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 40, 41, 42, 43। इसका सही जवाब है 43। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि अश्लील सामग्री दिखाने वाले 43 OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, ये किस नियम के तहत हुआ है? तो यह IT नियम 2021 के तहत हुआ है, जिसके तहत अश्लील सामग्री दिखाने वाले 43 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया है। IT नियम 2021 में डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण केंद्र तंत्र शामिल है। सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो आदमी की रचनात्मक स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखना है तथा गैर कानूनी सामग्री जो होती है उस पर अंकुश लगाना है, जिससे OTT और डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। फ्रेंड्स, और भी इसमें पॉइंट्स हैं, पर पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा है कि हाल ही में सरकार ने 43 OTT प्लेटफॉर्म्स उसको ब्लॉक किया है। अच्छा, इनको ब्लॉक क्यों किया है? क्योंकि यह अश्लील सामग्री दिखा रहे थे। यह किस अधिनियम के तहत किया गया है? यह किया गया है IT नियम 2021 के तहत। इसमें IT नियम 2021 में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र शामिल है, जिसमें शिकायत करने पर कार्रवाई की जाती है। इसके बारे में और जानते हैं। सरकार ने 342 से अधिक करोड़ रुपए की राशि के निवेश से इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। फ्रेंड्स, ये आ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी अर्थात AVGX एक्सा सेक्टर के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है तथा इसके लिए आपने इस साल वेव्स सुना होगा, वेव्स 2025। इसका भी ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब सरकार द्वारा और क्या कदम लिए जा रहे हैं डिजिटल सेक्टर में? एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ, खासकर ये फिल्म सेक्टर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नामक एक संस्था खोली गई है तथा ये AVGX एक्सा सेक्टर के लिए वेव्स 2025 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यय अमृत को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना। इसका सही जवाब है बिहार। फ्रेंड्स, BPSC वाले खासकर कैंडिडेट्स इस चीज को याद कर लें कि श्री प्रत्यय अमृत को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, अर्थात चीफ सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? श्री प्रत्यय अमृत को 2011 में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। भारत के नई दिल्ली में हाल ही में भारत मंडपम में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेजबानी की। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें 7 सदस्य देश शामिल थे। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका नाम सप्त सुरह 7 राष्ट्र एक राग रखा गया था और इसे ICCR द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या क्या MCQ बन सकते हैं कि पहला, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो भारत मंडपम में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ था, पहला MCQ। दूसरा MCQ, कौन कौन से देश भागीदार देश थे? तो वो 7 देश थे, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
तीसरा एमसीक्यू, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सप्तसुर, अर्थात 7 राष्ट्र 1 राग। इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तथा ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इसका आयोजन आईसीसीआर द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता की है। अच्छा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में भारत के हथकरघा क्षेत्र की भूमिका को सम्मानित करना है। इस समारोह में लगभग 650 बुनकर शामिल थे तथा बहुत ही जो अच्छे बुनकर हैं उनको कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3.5 लाख रुपए की राशि है, तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि है, से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे भी एमसीक्यू आते हैं, आ सकते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ। पहला एमसीक्यू आ सकता है कि किसने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा का अध्यक्षता की? तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। यह कहाँ हुआ था? यह नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया था। अच्छा, इसमें क्या खास बात थी कि इसमें हथकरघा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3.5 लाख रुपए की राशि है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 2 लाख रुपए तक की राशि है, ऐसे बुनकरों को दिया जाएगा जिन्होंने असाधारण कार्य किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आज की ये तीनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में अपना घर पहल शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका सही जवाब है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए आराम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपना घर पहल शुरू की है। फ्रेंड्स, आज का ये चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक जितने प्रश्न आए सभी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो अपना घर क्या है? अपना घर किन लोगों के लिए है? ट्रक चालकों के लिए है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसका उद्देश्य ईंधन खुदरा दुकानों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ विश्राम सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें शयनगृह, शौचालय और खाना पकाने के क्षेत्र शामिल हों। देश भर में 4,611 बिस्तरों वाली 368 सुविधाएं संचालित हैं, जिसका प्रबंधन सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों द्वारा किया जा गया है। यह ड्राइवर कल्याण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है तथा बुकिंग ऐप के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि अपना घर किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए है? ड्राइवर चालकों के लिए है। इसमें क्या होगा? इसमें जो है ट्रक चालकों को स्वच्छ विश्राम सुविधाएं एवं जिसमें शयनगृह, शौचालय, खाना पकाने की जगह, ये सब उपलब्ध कराई जाएंगी। कहाँ पर? ये उपलब्ध कराई जाएंगी खुदरा ईंधन की दुकानें जो होती हैं वहां पर। ऐसी 4,611 बिस्तरों की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी 368 जगहों पर। तथा ये किसके द्वारा किया जाएगा? तेल कंपनी द्वारा सार्वजनिक एवं निजी रूप से मिलकर किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त एजेंसी ने क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं जाक्सा, एसा, नासा, रोस्कोमोस। इसका सही जवाब है नासा। हाल ही में नासा ने स्पेस क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री फॉल्कन 9 के माध्यम से स्पेस ड्रैगन पर सवार होकर आईएसएस पहुंचेंगे। आईएसएस क्या है?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस मिशन में लंबी अवधि का आईएसएस अनुसंधान शामिल है, जो नासा स्पेसएक्स की साझेदारी को जारी रखने और चालक दल को रोटेशन की समय सीमा को विकसित करने के लिए संकेत करता है। ये फ्रेंड्स, आज की ये 5वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? पहला कि क्रू 11 क्या है? क्रू 11 एक नासा का मिशन है, जिसमें 3 देश के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाया जाएगा। यह 3 देश कौन से हैं? तो यह 3 देश हैं अमेरिका, जापान और रूस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जीटीआरआई ने भारत पर जो 25% के टैरिफ लगाए गए हैं एडिशनल, उसको लेकर उसकी आलोचना की है, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं। इसके आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये कहाँ स्थित है? क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में न्यूज में रहा है। अच्छा, जीटीआरआई ने क्या बोला है? जीटीआरआई ने बोला है कि 2024 में रूस से चीन ने 62.6 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, तथा व्यापार क्या किया, मतलब खरीदा सामान। और यूरोपियन संघ ने 39.1 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, तथा स्वयं अमेरिका ने 3.3 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। इन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, किंतु भारत पे ये 25% के टैरिफ एडिशनल जो है वो लगाए गए हैं। जो जीटीआरए ने इसके खिलाफ बोला है, तथा ये 25% जो टैरिफ है इसकी आलोचना की है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आज तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीबी बालाजी निम्नलिखित में से किस कंपनी के पहले भारतीय सीईओ बने? आपके ऑप्शंस हैं जैगुआर लैंड रोवर, ह्यूंडई, मारुति सुजुकी, होंडा। आप इसका सही जवाब है जैगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर्स ने पीबी बालाजी को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया है। यह इस पद पर रहने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले यहाँ पर इंडियन मॉडल काम करते थे, जिन्होंने यह पद जो था 35 वर्ष तक संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी शुरू की गई। भारत फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पहला है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पुराने जितनी भी प्रश्नावली हमारी हुई है, जितने भी सेशंस हुए हैं, कि कोई भी चीज़ जो पहली हो उससे प्रश्न बनने के चांसेस बन सकते हैं, बनते हैं इनफैक्ट। तो ये जो है पहला है। तेलंगाना के हैदराबाद में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी शुरू की गई है। अच्छा, इसे किस किस के द्वारा शुरू किया गया है? इसे फीफा, एआईएफएफ अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, ये कहाँ होगा? ये तेलंगाना के गाचीबोवली स्टेडियम में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है लद्दाख। हाल ही में लद्दाख ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है, जिससे कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों की बड़ी पैमाने पर सफाई शुरू की जा सके, जिसमें सरकारी निकाय, रक्षा बल और नागरिक समाज शामिल होगा। यह क्षेत्र में सरकार द्वारा समर्थित पहली नदी सफाई अभियान है, जो प्रदूषण से निपटने के लिए जून में लेह हिल काउंसिल द्वारा शुरू किया गया है।
फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि सफाई आंदोलन दिवस किसके द्वारा शुरू किया गया है? लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। यह कब मनाया जाएगा? यह 12 अगस्त को मनाया जाएगा। किसके लिए? यह नदियों की सफाई के लिए मनाया जाएगा। और इसका वो कौन कर रहा है? ये किसके द्वारा वो किया गया है? मतलब कहते हैं इसका शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह ले हिल काउंसिल द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल के तहत नदी में आर्सेनिक के उच्च स्तर को कम करने के लिए सीवेज उपचार को उन्नत करने, अवैध अपशिष्ट डंपिंग को रोकने और सामुदायिक नेताओं के माध्यम से व्यापक जागरूकता फैलाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने संस्थान परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की है? फ्रेंड्स, इससे एक लाइन का एमसीक्यू जरूर बन सकता है। पहले इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास ने अग्निशोध अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। मैं जो आपसे बोला था ना, वो एमसीक्यू ये बन सकता है कि किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास। और भारतीय आर्मी ने क्या किया है? अग्निशोध रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि अग्निशोध रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? यह आईआईटी मद्रास में। अच्छा, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यह रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश में सबसे अधिक शव अंगदान दर के लिए मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, झारखंड। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना को देश में सबसे अधिक शव अंगदान दर के लिए मान्यता दी गई है। यह राष्ट्रीय औसत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 0.8 दाता है यहाँ पर। अच्छा, सबसे ज्यादा किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा स्पेन में पाए जाते हैं, जहां पर 48 है यह संख्या। और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जहां पर यह संख्या 30 की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1.5 लाख गोविंदाओं की बीमा कवरेज प्रदान किया है? आपके ऑप्शन हैं गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के दौरान 1.5 लाख गोविंदाओं के बीमा कवरेज प्रदान किया है, जिसका प्रीमियम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अच्छा, खेल विकास निधि ने इसके लिए 1.12 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं 6.1%, 6.2%, 6.3%, 6.4%। इसका सही जवाब है 6.3%। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। फिच ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.3% किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 25% के जो अभी टैरिफ लगे हैं, साथ में जो 25% के टैरिफ और लगने वाले हैं, इसके कारण किया गया है। 28 अगस्त को और लगने वाले हैं। तो इससे फिच का ये मानना है कि इससे जीडीपी वृद्धि दर में कमी आएगी। अच्छा, इसमें अब क्या उन्होंने फिच ने बताया है? फिच ने बताया है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च में सीमेंट, बिजली और निर्माण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। मतलब इनमें मांग बढ़ने का यहाँ पे इससे जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, जीडीपी कहाँ घटने की उम्मीद है? तो भारतीय इस्पात और रसायन में, क्योंकि वहां पे भारत जो अमेरिका टैरिफ के कारण जो है उनकी मांग घट जाएगी। आईटी, ऑटो, फार्मा निर्यात जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? आपके ऑप्शन हैं सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हाल ही में
हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। अच्छा, इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 4.005 करोड़ से अधिक महिलाओं को 19,028 करोड़ रुपए मिले हैं। यह योजना डीबीटी के लिए आधार प्रमाणीकरण, एनपीसीआई और चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करती है। यह माताओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य, वेतन मुआवजा और स्तनपान जागरूकता पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको और भी जो नॉलेज मिले आप ग्रहण कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट वो है, क्या कहते हैं, टॉपिक है, क्योंकि यह एक योजना है। योजना से रिलेटेड कोई भी चीज होती है जो हाल ही में लॉन्च की गई है, तो उसमें ना फ्रेंड्स आने की उम्मीद बढ़ जाती है। हमें ना प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता और कहाँ से आ सकता है तो उसमें क्या क्या आ सकता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी जो टॉपिक है उसके आसपास का चीज़ें भी आपको बताऊं, ताकि वो ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स जो आपसे जो टॉपिक है उससे एकदम मेन क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि ये कहाँ है या ये कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि वो तो सबको पता है, ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसको ये बात पता है कि ये सबको पता है, इसलिए वो आसपास की चीज़ें पूछेगा उसकी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और यही डिफरेंस आता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास की चीज़ें भी आपको बताऊं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कम एंड से गुड डे अभियान के लिए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सारा तेंदुलकर, करीना कपूर। इसका सही जवाब है सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के आओ और अलविदा कहो अर्थात कम एंड से गुड डे अभियान के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। 130 मिलियन का अभियान, 130 मिलियन डॉलर का यह जो अभियान है, यह किस लिए चलाया जा रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसलिए चलाया जा रहा है जिससे भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में जो पर्यटक हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ खींचे चले जाएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपीआई ने हाल ही में कितने मिलियन दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन हैं 407, 507, 607 मिलियन या 707 मिलियन। इसका सही जवाब है 707 मिलियन। हाल ही में 2 अगस्त को यूपीआई ने दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है जो 707 मिलियन तक पहुंचा है। बहुत बड़ा फ्रेंड्स नंबर है ये। आपको एक और बात बता दूं कि कुछ दिन पहले ही यूपीआई ने वीजा का जो लेन देन का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा था, वीजा को पीछे किया था। वीजा जो यूएसए की कंपनी है। यूपीआई का दैनिक लेन देन उपयोग 2 वर्ष में दोगुना हुआ है तथा 2026 तक इसे $1 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ती लागत और कम होती सरकारी सब्सिडी के बीच उद्योग जगत द्वारा एमडीआर वापसी की मांग की जा रही है। अच्छा, ये एमडीआर क्या है फ्रेंड्स? एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह एक छोटा सा शुल्क है जो व्यापारियों से यूपीआई और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने पर लिया जाता है। किससे लिया जाता है? यह व्यापारियों से लिया जाता है। तो जो व्यापारी जो सरकार को देते हैं ना ये एमडीआर, तो अब व्यापारियों का कहना है, क्योंकि यह आमतौर पर जो ये एमडीआर होता है ये 0.25% से लेकर 3% तक होता है तथा इसका भुगतान व्यापारियों द्वारा बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को किया जाता है। तो व्यापारियों का जानते हैं इसमें क्या कहना है कि क्योंकि अभी क्या है कि बुनियादी ढांचे की लागत बढ़ रही है और सरकारी सब्सिडी घट रही है, इस कारण से व्यापारियों को महंगा पड़ रहा है यूपीआई से ट्रांजेक्शन। तो व्यापारियों का कहना है कि सरकार जो ये एमडीआर ले रही है उनसे, उन्हें ये वापस करे जिससे कि उनकी लागत कम हो। फ्रेंड्स, ये एमडीआर वाला जो मुद्दा है ये अभी कर्नाटक में भी बहुत रहा था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है, तो इसके बारे में ना आप थोड़ा सा जान लीजिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। स्टेबल कॉइन न्यूज में रहा है, आगे भी न्यूज में रहेगा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी अर्थात डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डिजिटल के क्वेश्चन आजकल बनते हैं, पूछना बनते हैं, क्योंकि अपडेटेड वाले क्वेश्चन हैं, ये अपने आप को अपडेट करते चलते हैं क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ नया प्रोग्रेस होती रहती है, इसलिए आपकी जानकारी भी अपडेटेड होनी चाहिए। पहले ऑप्शन सुन लेते हैं, चलिए। जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है हांगकांग। हाल ही में हांगकांग
प्राधिकरण ने 1 अगस्त 2025 को स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया है, जिसमें सख्त लाइसेंस आवश्यकताएं लागू होंगी। जारीकर्ताओं को आरक्षित निधि मोचन और धन शोधन विरोधी अनुपालन मानकों का पूरा करना होगा। यह विनियम निवेशक सुरक्षा को बढ़ाता है और धोखाधड़ी और वित्तीय अस्थिरता के जोखिम को कम करता है। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी है जिन्हें वास्तविक दुनिया की परिसंपत्तियों जैसे कि क्रिप्ट मुद्राओं जैसे कि अमेरिकी डॉलर, सोने या अन्य क्रिप्टो करेंसी से जोड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात अगर हम सरल भाषा में कहें, जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है ना, इसे किसी जैसे अपना जो मुद्रा होती है, जैसे डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, इसके साथ इसको टैग कर दिया गया है। मतलब स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू होगी वो उस के बराबर होगी। अगर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू गिरेगी, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, वाइस वर्सा ऐसा चलता रहेगा। बिटकॉइन या इथेरियम जैसी अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए विपरीत, स्थिर सिक्कों का उद्देश्य मूल्य में उतार चढ़ाव को कम करना है, जिससे वे रोजमर्रा के लेन देन, बचत और सीमा पर पार भुगतान के लिए उपयुक्त बन सके। अर्थात सरकार ने ये बिटकॉइन और जो इथेरियम है, इनके यूज को कम करने तथा ये स्टेबल कॉइन को बढ़ाने के लिए ये नियम लाया है, जिससे स्टेबल कॉइन जो है ना, जैसे अब बिटकॉइन क्या होता है और इथेरियम क्या होता है, ये अचानक से इनकी वैल्यू बढ़ेगी, अचानक से घटेगी। और स्टेबल कॉइन को ये इनके साथ टैग कर दिया गया है। किसके साथ टैग किया गया है? गोल्ड के साथ या अमेरिकी डॉलर के साथ। तो जब इनकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ेगी या घटेगी, जिससे कि अचानक इसमें जो उसकी ग्रोथ है या मतलब उसकी जो वैल्यू है स्टेबल कॉइन की, उसमें अचानक घटना या बढ़ना नहीं आएगा, जिससे लोगों का उस पर विश्वास बढ़ेगा और यह लेन देन के काम आ सकेगी। ये अपने आप में कहा जाए ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही एक रचनात्मक वो है, किसी सरकार द्वारा लिया गया रचनात्मक स्टेप है। आगे चल के और मेरे को लगता है ऐसे और भी सरकारें लेंगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, आज तक मैंने देखा है आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ आज सीखने को था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अश्लील सामग्री दिखाने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है। श्री प्रत्यय को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेजबानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा समारोह की अध्यक्षता की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अपना घर पहल शुरू की है। फ्रेंड्स, इस वाले जो ये है, इसमें इस वाले पेज में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा को स्पेसएक्स क्रू मिशन नासा का स्पेसएक्स क्रू मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री फॉल्कन 9 के माध्यम से आईएसएस पहुंचे। ग्लोबल एंड ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जीटीआरए ने का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। इसने हाल ही में जो अमेरिका द्वारा 25% की टैरिफ अलग से जो लगाए गए हैं उसकी आलोचना की है। टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर ने पीवी बालाजी को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी शुरू की गई है। लद्दाख ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है, ताकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को बड़े पैमाने पर सफाई शुरू की जा सके, जिसमें सरकारी निकाय, रक्षा बल और नागरिक समाज शामिल होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने टिक मारे ना, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास ने अग्निशोध अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तेलंगाना को देश में सबसे अधिक शव अंगदान दर के लिए मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने दही हांडी उत्सव के लिए दौरान 1.5 लाख गोविंदाओं को बीमा कवरेज प्रदान करेगी, जिसमें प्रीमियम ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के आओ वो कम एंड से गुड डे अभियान के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने जो 2 टिक किए हैं ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। 2 अगस्त को 2025 तक
को यूपीआई दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड 7 मिलियन डॉलर पहुंच गया। और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण ने 1 अगस्त 2025 को स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू किया, जिसमें सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताएं लागू की जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस सेशन से कोई लाभ मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशनों का लाभ ले सके, तथा इसमें और कोई सुधार कार्य हो तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम वो अतिरिक्त सुधार कार्य कर सकें। और इसके अलावा आप कोई और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा हमसे चाहते हैं तो बताइएगा, हम वो भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपकी सेवा में, ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।